नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं चोल साम्राज्य के बारे में अपने लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए। और चोल साम्राज्य में हमारे पास जो नेक्स्ट शासक है उनका नाम है राजराजा फर्स्ट। 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक का शासनकाल। अब तक हमने जो बातचीत की उसमें हमने चोल साम्राज्य की आरंभिक विशेषताओं के बारे में बात की। और आरंभिक विशेषताओं में इनकी दो बड़ी विशेषताएं स्थानीय स्वशासन और विशाल नौसेना, इनके बारे में बात की गई। इसके अलावा कुछ शासकों के बारे में बात की गई जिन्होंने इस साम्राज्य को आरंभिक स्वरूप दिया, जिसमें हमने विजयालय को पढ़ा। विजयालय के बाद आदित्य फर्स्ट के बारे में बात की गई। उसके बाद परांतक फर्स्ट के बाद हमने बात की परांतक सेकंड के बारे में। और लास्ट में हमने बात की थी उत्तम चोल के बारे में। एक बार 2 मिनट में मैं इस चीज़ को रिवाइज कर देता हूँ आपके सामने। विजयालय के बारे में हमने ये कहा था कि ये आरंभिक तौर पर एक सामंत था। और सामंत किनका था? पल्लवों का सामंत था। और इन्होंने आरंभिक रूप से इस साम्राज्य को संस्थापित किया। इसी साम्राज्य को वास्तविक स्वरूप देने वाले जो हैं वो आदित्य फर्स्ट माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, जहां पर इन्होंने पल्लवों के अंतिम शासक अपराजित को हराकर इस साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। इसके बाद परांतक फर्स्ट आए। परांतक फर्स्ट ने पांड्यों को हरा दिया और यहाँ से साम्राज्य विस्तार की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। और परांतक फर्स्ट के उत्तर मेरूर अभिलेखों से ही हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। परांतक सेकंड आए, जिन्हें सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कोई विशेष उपलब्धियां नहीं रही, हालांकि इन्होंने भी पांड्य क्षेत्र में एक विजय प्राप्त की। और उत्तम चोल वो पहला शासक था चोल साम्राज्य का जिसने सोने के सिक्के चलाए, जिन्हें काशू कहा गया। तो ये जानकारियां हमने पिछली क्लास में अर्जित कर ली थी, लास्ट क्लास में अर्जित कर ली थी। और जैसा कि हम मैप के माध्यम से अब तक डिस्कशन कर चुके हैं, उसी मैप को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ से हमने बात की थी कि इस पल्लव साम्राज्य को समाप्त करने का श्रेय सबसे पहले विजयालय, जिन्होंने संस्थापना की। पल्लव साम्राज्य को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया गया? तो आदित्य फर्स्ट को दिया गया। फिर पांड्य साम्राज्य को पराजित करने का जो श्रेय है वो मिला परांतक फर्स्ट को। और परांतक फर्स्ट को मदुरई कोंड की उपाधि प्रदान की गई, उन्होंने धारण की, अर्थात मदुरई पर उन्होंने पांड्यों की राजधानी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो मैप के माध्यम से यहाँ तक की बातचीत हमारी संपादित हो गई थी। और उसके बाद हमें बात करनी है एक महान शासक के बारे में जिनका नाम है राजराजा फर्स्ट। इन राजराजा फर्स्ट के बारे में बहुत सारी डिटेल करनी है हमें। और इस डिटेल में शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनकी उपाधियों से। और कौन कौन सी उपाधियां इनकी फेमस रही हैं, तो एक बड़ी लिस्ट मिलती है इनकी उपाधियों की। और उपाधियों के माध्यम से इनके विजयों को हम निर्धारित करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं। चोल मार्तंड, मार्तंड का मतलब सूर्य। चोल देव, चोल नारायण, जगन्नाथ, सिंगलांतक, इसके अलावा केरलांतक, कांडलूर, शालैक मरुत, जयगोंड, ये सब उपाधियां प्राप्त होती हैं किनके बारे में? राजराजा फर्स्ट के बारे में। इसके अलावा चोल सिंह और है, वो भी आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह से ये सारी उपाधियां इन्होंने अर्जित की और कौन से क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। चलिए मैप के द्वारा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राजराजा फर्स्ट के पास टारगेट क्या है। अब राजराजा फर्स्ट के पास कौन कौन से साम्राज्य हैं जिन्हें वो हरा सकते हैं। यहाँ पर एक कलिंग का छोटा सा क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर एक वेंगी का साम्राज्य जिसे विष्णुवर्धन, चालुक्य वंश के विष्णुवर्धन ने स्थापित किया था, वो यहाँ पर है इनके समकालीन। यह बड़ा सा चोल साम्राज्य है ही।
जिसमें शासन कर रहे हैं राजराजा फर्स्ट। इसके नीचे की ओर पांडे हैं। हालांकि पांडे प्रारंभिक तौर पर पराजित हो गए थे इनसे, परंतु फिर भी अपनी स्थिति को बनाए हुए हैं। दक्षिण में और सुदूर चले जाएंगे तो श्रीलंका है, जिसे सिंगल द्वीप के नाम से हम जानते हैं। इधर आइए पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर आप देखेंगे कि इस स्थान पर केरल वाले क्षेत्र में, ये जो केरल का क्षेत्र है, इस केरल के क्षेत्र में चेर स्थापित हैं। इससे ऊपर कर्नाटक का क्षेत्र है और इस कर्नाटक के क्षेत्र में एक तो कल्याणी के चालुक्य जिन्हें पश्चवर्ती चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। पश्चवर्ती का मतलब बाद के चालुक्य, ठीक है, ये यहाँ पर स्थापित हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मैसूर के क्षेत्र में पश्चिमी गंग वंश भी थोड़ा सा क्षेत्र लेकर स्थापित है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कल्याणी के चालुक्य हैं, गंग वंश है, केरल में चेर हैं, पांडे हैं, श्रीलंका का चोल खुद है यहाँ पर, वेंगी का साम्राज्य और कलिंग का साम्राज्य। इस तरह से दक्षिण भारत की स्थिति हमें देखने को मिलती है। अब राजराजा फर्स्ट इन सभी क्षेत्रों पर क्रमशः विजय प्राप्त करेंगे, और कैसे विजय प्राप्त करेंगे, कौन कौन सी विजय हैं, तो उनका यहाँ पर संदर्भ हम स्टार्ट कर लेते हैं, बातचीत को शुरू कर लेते हैं। तो इसी क्रम में चलते हैं हम कि राजराजा फर्स्ट ने कौन कौन सी उपलब्धियां अर्जित की। तो यहाँ से शुरू करते हैं। इन्होंने पूर्वी तट पर कलिंग के क्षेत्र को जीता। राजराजा फर्स्ट संभवतः पहले शासक रहे जिन्होंने पूर्वी तट पर कलिंग के क्षेत्र को जीत लिया, और इस उपलक्ष्य में इन्होंने एक उपाधि धारण की, तैलंक कुलांतक की उपाधि धारण की। ये भी अपने को वहाँ ऐड कर लेनी है। तैलंक कुलांतक की उपाधि भी इन्होंने धारण की, ठीक है। इस क्षेत्र पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। कलिंग को जीतने के उपलक्ष्य में राजराजा फर्स्ट ने कौन सी उपाधि धारण की, तो तैलंक कुलांतक की उपाधि धारण की। ये आपको ध्यान रखना है। चले आइए वेंगी के साम्राज्य में। वेंगी का साम्राज्य चोल साम्राज्य के ठीक उत्तर में था। यहाँ पर चोड़ भीम नाम के शासक थे, और इन चोड़ भीम को राजराजा फर्स्ट ने कैद कर लिया। किसे कैद कर लिया? चोड़ भीम को। वेंगी के चालुक्य साम्राज्य के चोड़ भीम नाम के शासक को इन्होंने कैद कर लिया, और यहाँ पर एक उत्तराधिकार का विवाद चल रहा था दो पुत्रों के बीच में। उत्तराधिकार के मामले में इन्होंने हस्तक्षेप करके शासन को स्थापित करने की कोशिश की। प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजराजा फर्स्ट ने किस राज्य के अंदर उत्तराधिकार के प्रश्न पर अपना मत दिया या हस्तक्षेप किया और वहाँ के शासक को कैद कर दिया। तो चोड़ भीम को इन्होंने कैद किया और उनके पुत्रों के उत्तराधिकार के विवाद को समाप्त करने और एक नए शासक को स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन हैं? राजराजा फर्स्ट हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसी क्रम में जो हमारे पूर्वी सीमाएं हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए पांड्य शासन की बातचीत हम कर रहे हैं, और पांड्य शासक को एक बार फिर यहाँ हार का सामना करना पड़ा, और हार का सामना करते हुए यहाँ पर जय गोंड की उपाधि प्रदान की गई। किसे? राजराजा फर्स्ट को। देखिए पांड्य शासक को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? तो जय गोंड की उपाधि धारण की। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा। और यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इस समय पांड्य राज्य का शासक कौन था? तो अमर भुजंग नाम का शासक था यहाँ पर। ठीक है, पांड्य राज्य में इन्होंने अमर भुजंग को हराया और जय गोंड की उपाधि धारण की। आपको याद होगा मदुरई कोंड की उपाधि किसने धारण की थी पांड्य राज्य पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में? तो वो थे परांतक फर्स्ट। मैंने कहा कि पांड्य फिर फ्री हो गए। इस साम्राज्य के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, बहुत लंबा दौर रहा इनका। और जब हम बात करते हैं सल्तनत काल की, तो वहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी जब पांड्य राज्य पर आक्रमण करते हैं तो वहाँ का शासक भाग गया, और इस वजह से वो प्रत्यक्ष रूप से पांड्यों को जीतने में असफल रहे थे। तो एक बड़ा साम्राज्य रहा है इस तट पर। तो यहाँ पर पांड्य राज्य का अमर भुजंग और
इस उपलक्ष्य में अमर भुजंग को हराने के उपलक्ष्य में राजराजा फर्स्ट ने जो उपाधि धारण की उसे जयगोंड के नाम से पुकारा गया। तो आप देख रहे होंगे पूर्वी सीमा पर कलिंग को हरा दिया, वेंगी के चोड़ भीम वाले मामले को इन्होंने सुलझा लिया और उसके बाद नियंत्रण स्थापित कर लिया। अधीनस्थ राज्य की भूमिका में वेंगी आ गया, पांड्य राज्य को एक बार फिर हरा दिया। और अब चले आते हैं हम श्रीलंका की तरफ। तो इन्होंने भारत से बाहर जाकर श्रीलंका के शासक को पराजित किया और यहाँ पर श्रीलंका के शासक का नाम लिया जाना अनिवार्य है, जिनका नाम था महेंद्र पंचम। इन्होंने महेंद्र पंचम को पराजित करके श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार स्थापित कर लिया। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत बड़ा प्रश्न रहता है हमारे पास कि श्रीलंका के केवल उत्तरी भाग को जीतने वाला कौन था, तो वो थे राजराजा फर्स्ट। और यदि आपसे ये कहा जाएगा कि पूरे श्रीलंका को जीतने वाला कौन था, तो वो थे राजेंद्र प्रथम, वो इसके बाद वाले शासक है। तो इन्होंने उत्तरी भाग को जीत लिया और यहाँ पर जो राजधानी थी अनुराधापुर, आपको ध्यान रखना है, अनुराधापुर जो राजधानी थी उसे नष्ट किया और उसके स्थान पर एक नई राजधानी बनाई गई जिसका नाम था पोलोनरुवा। कौन सी राजधानी बनाई गई? पोलोनरुवा। और इसका भी नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया जननाथ मंगलम। जननाथ मंगलम, बहुत स्ट्रेट समझना है हमें इस चीज़ को। अनुराधापुर जो राजधानी थी उत्तरी श्रीलंका क्षेत्र में, उसे नष्ट किया गया, उसके स्थान पर पोलोनरुवा को एक राजधानी बनाया गया और उसका भी नाम क्या रख दिया गया? जननाथ मंगलम नाम रख दिया गया। और इस तरह से इन्होंने एक उपाधि धारण की जिसे जगन्नाथ की उपाधि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आएगा किस क्षेत्र को जीतने के उपलक्ष्य में राजराजा फर्स्ट ने जगन्नाथ की उपाधि को धारण किया? तो इन्होंने ये उपाधि धारण की है उत्तरी श्रीलंका को जीतने के उपलक्ष्य में। और इसी के साथ सिंगल द्वीप से संबंधित सिंगलांतक की उपाधि भी यहाँ पर इन्होंने धारण की। तो श्रीलंका पर विजय के उपलक्ष्य में 2 उपाधियाँ इन्होंने धारण की हैं। इस विजय में बड़ा योगदान रहा है पांड्य और चेर शासकों का भी, इनसे योगदान लिया, सहयोग लिया था इन्होंने और श्रीलंका के शासक को हरा दिया। यहाँ एक और महत्वपूर्ण फैक्ट बताएं आपको, इन्होंने उत्तरी श्रीलंका पर जो अधिकार स्थापित किया इसे चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया। ठीक है, और हम बात कर चुके हैं और ज़्यादा डिटेल आगे आने वाली है। प्रांत को कहा जाता है मंडलम। चोल साम्राज्य में प्रांत को क्या कहा जाता है? मंडलम। और इस क्षेत्र का नाम इन्होंने रखा मुंडी चोल मंडलम। मुंडी चोल मंडलम, देखिए मुंडी चोल मंडलम नाम रखा इस प्रांत का नाम। ठीक है, यहाँ की राजधानी नहीं बना दी इस प्रांत की, वो समझ में आ रहा है हमको, परंतु ये चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना है। उत्तरी श्रीलंका को चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजराजा फर्स्ट को दिया जाता है। और इस प्रांत का नाम क्या रखा गया? मुंडी चोल मंडलम। अब कई बार क्या होता है, हमको नाम बड़े टफ से लगते हैं, कुछ कठिन नहीं है, केवल 2.5 अक्षर का नाम है। मुंडी याद रखना है आपको, चोल मंडलम मतलब चोलों का प्रांत। ठीक है, तो जहाँ श्रीलंका की मुंडी को जीत लिया, मतलब ऊपर वाले भाग को जीत लिया, उत्तरी भाग को जीत लिया, तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? मुंडी चोल मंडलम रखा जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न आएगा मुंडी चोल मंडलम का संस्थापक कौन है, या उसे एक प्रांत के रूप में स्थापित करने वाला कौन है, चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाने वाला कौन है? तो वो है राजराजा फर्स्ट। ठीक है, तो श्रीलंका के बारे में ये जानकारियों के बहुत सारे तथ्य बन गए। महेंद्र पंचम को हराया, अनुराधापुर को नष्ट किया, नई राजधानी पोलोनरुवा, उसका नाम रखा जन्नाथ मंगलम, इस उपलक्ष्य में जगन्नाथ की उपाधि, सिंगलांतक की उपाधि और इस प्रांत का नाम मुंडी चोल मंडलम रखा गया। चलिए, तो यहाँ से हमारा विजय क्रम चलता हुआ श्रीलंका तक पहुँच गया और अब हमें बात करनी है केरल क्षेत्र में चेरों को पराजित करने के बारे में। देखिए, केरल क्षेत्र में इनके समकालीन जो शासक थे उनका नाम था रवि वर्मा, या रवि वर्मन भी नाम मिलता है इनका, और इन्हें हराया गया कांडलूर के युद्ध में। कांडलूर के युद्ध में रवि वर्मन को हरा दिया गया। किसने हराया? राजराजा फर्स्ट ने हराया। और इस उपलक्ष्य में इन्होंने जो उपाधि धारण की, कांडलूर के युद्ध में चेरों को हराने के उपलक्ष्य में जो उपाधि धारण की, उसका नाम क्या है? कांडलूर शालैक मरुत।
नाम अजीब सा लगेगा, परंतु अब आपको समझ में आ रहा होगा। कांडलूर या कंडलूर के युद्ध में हराया है, इसलिए उपाधि क्या है, कांडलूर शालैक मरुत की उपाधि धारण की। प्रश्न दोनों तरह से पूछा जाता है। कांडलूर शालैक मरुत की उपाधि किस शासक की है, तो राजराजा फर्स्ट की है। और किस युद्ध को जीतकर उन्होंने उपाधि धारण की, तो आपको ध्यान रखना है कंडलूर के क्षेत्र में इन्होंने चेर शासक रवि वर्मन को या रवि वर्मा को पराजित किया था। इस उपलक्ष्य में उपाधि धारण की गई है। ठीक है, तो ये उपाधि का जिक्र भी हमने कर लिया। इसके साथ ही केरलांतक की उपाधि भी इन्होंने धारण की, क्योंकि केरल के क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया। तो अब तक हमने देखा कि सारी उपाधियां अपनी व्यवस्था में आती चली गई, जहां पर जगन्नाथ और सिंगलांतक श्रीलंका विजय के उपलक्ष्य में, जयगौड़ पांड्यों को हराने के उपलक्ष्य में, तेलंग कुलांतक जो है वो कलिंग क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में, और केरलांतक और कांडलूर शालैक मरुत चेर शासक या केरल पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में इन्होंने उपाधि धारण की है। काफ़ी बार स्टूडेंट्स कहते हैं साहब उपाधियों की बात की जानी चाहिए, उपाधियां बहुत पूछी जाती हैं। तो उपाधियां, ज़्यादातर उपाधियां जो होती हैं वो लॉजिकल होती हैं, उनमें कहीं ना कोई रीज़न होता है जो शासक धारण करता है। अब कुछ ऐसे भी शासक हुए हैं जिन्होंने बेवजह परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली, उपलब्धियाँ कुछ भी नहीं। पर मोस्टली ऐसा होता है कि आप किसी क्षेत्र विशेष को, किसी व्यवस्था विशेष को परिवर्तित करते हैं, कोई बड़ी विजय प्राप्त करते हैं, कोई संस्थापना करते हैं, उस उपलक्ष्य में ही उपाधि धारण की जाती है। और यहाँ पर बिल्कुल लॉजिकली आपको उपाधियाँ समझ में आ जाएंगी इनकी। अब आगे बढ़ते हैं। केरल पर विजय प्राप्त कर ली आपने, अब गंग वंश पर आपने विजय प्राप्त की, जिन्हें आप पश्चिमी गंग कह रहे हैं। और गंग वंश पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चोल नारायण की उपाधि धारण की। ठीक है, चोल नारायण की उपाधि किस विजय के उपलक्ष्य में, तो पश्चिमी गंगों को हराने के उपलक्ष्य में, उन पर विजय के उपलक्ष्य में चोल नारायण की उपाधि धारण की गई। किसके द्वारा, राजराजा फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, अब लास्ट बात कर लेते हैं कल्याणी के चालुक्यों के बारे में। आपको बताया गया था कि कर्नाटक क्षेत्र में ही वातापी के चालुक्य थे, फिर राष्ट्रकूट आए, और राष्ट्रकूटों के बाद यहाँ पर अब आ गए कल्याणी के चालुक्य। और इन कल्याणी के चालुक्यों या पश्चवर्ती या बाद वाले चालुक्यों को हराने की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। किसने पराजित किया, राजराजा फर्स्ट ने। और आपको बताएं 9 लाख की सेना लेकर इनके जो पुत्र थे राजेंद्र फर्स्ट राजकुमार है, इस समय शासक नहीं है, तो राजेंद्र फर्स्ट के नेतृत्व में 9 लाख की सेना लेकर दमन किया गया कल्याणी के चालुक्यों का, और एक और बड़ी विजय प्राप्त की चोल शासकों ने। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि चोलों ने कितना बड़ा साम्राज्य डेवलप कर लिया, और पल्लवों के सामंत से स्टार्ट होकर इन्होंने भारत के लगभग दक्षिण के सभी क्षेत्रों को जीत लिया है, यहाँ तक के सभी क्षेत्रों को जीत लिया है। और जब अगला शासक आएगा तो उसके पास विकल्प क्या होगा, उसके पास विकल्प होगा या तो वो उत्तर भारत में जाएं, तो उत्तर भारत में गए, और राजेंद्र फर्स्ट ने गंगा के क्षेत्र को जीता, और उसके बाद वो भारत के बाहर जो है बहुत सारे द्वीपों पर विजय प्राप्त करने के लिए जाएंगे। तो राजराजा फर्स्ट ने दक्षिण भारत को लगभग पैक कर दिया, पूरे के पूरे दक्षिण भारत पर अपने साम्राज्य को स्थापित कर दिया। तो ये आपके सामने पिक्चर बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक और तथ्य बता दूं मैं कि सबसे पहले मालदीव पर विजय प्राप्त करने वाला, जहां हम बात करते हैं ना कि श्रीलंका को तो भारतीय उपमहाद्वीप का ही एक भाग मान लिया जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर जाकर आपने एक सुदूर क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, और वो विजय का श्रेय, पहली विजय का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मालदीव क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने का श्रेय भी राजराजा फर्स्ट को दिया जाता है। ठीक है, तो राजराजा फर्स्ट की शासन संबंधी आरंभिक उपलब्धियों को या विजयों का उल्लेख, उपाधियों का श्रेय, ये सब हमने यहाँ पर देख लिया। और इसके अलावा भी राजराजा फर्स्ट के बारे में बहुत सारी बातचीत की जानी है, क्योंकि ये वो शासक है जिसने काफ़ी सारे सुधार कराए और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अपना विशेष योगदान दिया। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस और कर लेते हैं और बातचीत कंटिन्यू करते हैं राजराजा फर्स्ट के बारे में ही। देखिए, ये ऐसे शासक रहे जिन्होंने सबसे पहले
भूमि की पैमाइश कराई। आपको बताएं प्रथम चोल शासक, इनकी उपलब्धियों को यहाँ हम देखने की कोशिश करें तो प्रथम शासक जिन्होंने भूमि की पैमाइश कराई, भूमि की पैमाइश कराने वाला पहला चोल शासक कौन है? तो राजराजा फर्स्ट। मालदीव पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक कौन सा है? तो भी श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने वाला या अधिकार स्थापित करने वाला शासक कौन है? तो भी राजराजा फर्स्ट। तो पहली बड़ी उपलब्धि आपने यहाँ पर देखी कि इन्होंने भूमि की पैमाइश करवाई, पहला चोल शासक था। सांस्कृतिक उपलब्धियों में बात करें तो इन्होंने तंजौर में, जो इस समय राजधानी थी, एक मंदिर का निर्माण कराया जिसे राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। और बिल्कुल बहुत सिंपली हमको इस बात को समझना है कि ये जो मंदिर है ये राजा ने बनवाया, इसलिए इसका नाम राजराजेश्वर है। तो कोई रटने वाला विषय यहाँ से होगा ही नहीं। और बृहदेश्वर मंदिर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बृहत ईश्वर कौन से हैं? बृहत ईश्वर का मतलब महाईश, महाईश मतलब महेश, मतलब महादेव, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसको समर्पित मंदिर है? तो ये शिव को समर्पित मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में आपको बता दें, इसे प्राय दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। इसके कैंपस लोकेशन के हिसाब से इसे सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर को। और इसका निर्माण किसने कराया? राजराजा फर्स्ट ने कराया। और इसमें चोल चित्रकला का विशिष्ट स्वरूप देखने को मिलता है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि बृहदेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है, तो चोल चित्रकला के लिए मुख्य रूप से ये प्रसिद्ध दिखाई देता है। ऊंचे विमान जो हैं वो चोल मंदिरों की विशेषता रहे हैं। ऊंचे विमान मतलब ऊंचे शिखर जो हैं ये चोल मंदिरों की विशेषता रहे हैं। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका भी जो विमान है, जो शिखर है, बहुत उतंग है, मतलब बहुत ऊंचा है, ठीक है। तो एक और उपलब्धि यहाँ पर रूबरू हो गए हम राजराजा फर्स्ट के बारे में। इसके बारे में बात करें, ऐतिहासिक प्राक कथन से अभिलेखों की रचना। ऐतिहासिक प्राक कथन से अभिलेख लिखे जाने की जो परंपरा है वो किसने शुरू की? तो वो शुरू की यहाँ पर राजराजा फर्स्ट ने। प्राक कथन का मतलब क्या होता है? पहले भूमिका बनाना। ऐतिहासिक भूमिका अर्थात अपने अभिलेख में, प्रशस्ति में जो पूर्ववर्ती शासक हैं उनके संबंध में और अपने राजवंश के संबंध में आरंभिक पूर्व भूमिका बनाते हुए अभिलेख की स्थापना या रचना करवाने का जो श्रेय है, एक नई परंपरा को शुरू करने का जो श्रेय है, वो किसे दिया जाता है? राजराजा फर्स्ट को दिया जाता है। तो क्वेश्चन आता है, ऐतिहासिक प्राक कथन से अभिलेखों की शुरुआत किस शासक से मानी जाती है? तो किन से मानी जाती है? राजराजा फर्स्ट से मानी जाती है, ठीक है। कितने बड़े शासक हैं ये हमें पता लगता है एक दो संदर्भों से। कौन से संदर्भ हैं? एक तो आपको ध्यान रखना है कि इनके समकालीन खमेर वंशीय शासक सूर्यवर्मन फर्स्ट, आपने संभवतः सुना होगा सूर्यवर्मन फर्स्ट और सूर्यवर्मन सेकंड के बारे में। सूर्यवर्मन फर्स्ट जो थे खमेर वंशीय कंबोडिया के शासक, इन्होंने, सूर्यवर्मन फर्स्ट ने इन्हें एक रथ भेंट किया। किसे रथ भेंट किया? राजराजा फर्स्ट को, ठीक है। और सूर्यवर्मन सेकंड के बारे में आप लोगों ने यदि सुना होगा तो आपको पता होगा अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है, जो एक बहुत बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर स्वीकार किया जाता है, वो बनवाने का श्रेय खमेर वंशीय शासक सूर्यवर्मन सेकंड को है। हम यहाँ फर्स्ट लिख रहे हैं, फर्स्ट ने रथ भेंट किया है राजराजा फर्स्ट को, और सूर्यवर्मन सेकंड जो है उन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट का विशाल मंदिर स्थापित करवाया था। तो वो एक एडिशनल फैक्ट हो गया यहाँ पर। तो एक रथ भेंट किया, इसका मतलब राजराजा फर्स्ट की उपलब्धियों पर कोई संदेह नहीं कर सकते। बहुत बड़े योद्धा के रूप में आपको ये यहाँ पर दिखाई देते। इनके समकालीन श्री विजय साम्राज्य के शासक, आपको बता दें श्री विजय साम्राज्य जो है भारत की सीमाओं से बाहर जो छोटे छोटे द्वीपों को, या यूँ मानिए कि जल क्षेत्र में जो द्वीप थे उन द्वीपों का संगठित एक ऐसा बड़ा साम्राज्य स्थापित किया गया था, श्री विजय साम्राज्य। इसके
एक शासक थे विजयोतुंग वर्मन। तो विजयोतुंग वर्मन का निवेदन आया राजराजा फर्स्ट के बाद राजराजा फर्स्ट के पास, और उसमें ये कहा गया कि नागपट्टनम में जो एक चूड़ामणि बौद्ध विहार है, चूड़ामणि बौद्ध विहार कहाँ पर, नागपट्टनम में, इस बौद्ध विहार के संबंध में आया एक निवेदन, और उस निवेदन को मानते हुए उसको प्रोत्साहन दिया, अर्थात उसके लिए गांव दान किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आज की तारीख में। उसके लिए गांव दान किया था किसने, राजराजा फर्स्ट ने। श्री विजय साम्राज्य के विजयोतुंग वर्मन के निवेदन पर नागपट्टनम में जो चूड़ामणि बौद्ध विहार था उसको प्रोत्साहन दिया, उसको प्रेरित किया, अर्थात उसके विकास के लिए इन्होंने एक गांव दान में दिया था। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि उस गांव का नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है आनई मंगलम। उस गांव का नाम था आनई मंगलम। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। श्री विजय साम्राज्य के किस शासक के साथ राजराजा फर्स्ट का संबंध है, तो विजयोतुंग वर्मन ने कहाँ पर इनको एक बौद्ध विहार को संरक्षण देने का निवेदन किया, तो नागपट्टनम में। और नागपट्टनम के इस विहार के लिए कौन सा गांव दान में दिया गया, तो वो था आनई मंगलम। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसी के साथ यहाँ ऐड कर लेते हैं कि नागपट्टनम में इन्होंने, राजराजा फर्स्ट ने नागपट्टनम में एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी कराया था। ठीक है, यहीं पर ऐड हो जाएगा। तो नागपट्टनम में एक विष्णु मंदिर का निर्माण और चूड़ामणि बौद्ध विहार को संरक्षण किस शासक ने प्रदान किया, किस चोल शासक ने प्रदान किया, तो उसका नाम आ जाएगा राजराजा फर्स्ट। ठीक है, ये एक और सांस्कृतिक उपलब्धि देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ राजनीतिक पक्ष को भी देख लें हम लोग। आपको बताएं इनके चीन के साथ राजदूत संबंध थे। चीन में इन्होंने दूत मंडल भेजा। चीन में दूत मंडल भेजने वाला शासक कौन है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शंस में क्या हो जाएगा, राजराजा फर्स्ट हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा दो तीन महत्वपूर्ण बातें और कर लेते हैं राजराजा फर्स्ट के बारे में। एक तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये कि स्थायी सेना की संरचना और विशाल नौसेना, दोनों चीज़ों को ध्यान से सुनना है कि हम क्या बात कर रहे हैं। चोलों की स्थायी सेना स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन सा माना जाता है, तो राजराजा फर्स्ट माने जाते हैं। और उसके अलावा एक विशाल नौसेना की स्थापना, जिसके लिए चोल अपने प्रसिद्ध रहे हैं, वो नौसेना की स्थापना का श्रेय भी किसे दिया जाता है, तो वो राजराजा फर्स्ट को दिया जाता है। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं वैदिक धर्म से भी संबंधित रहे हैं और इनके दो यज्ञों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो तुलाभार यज्ञ और हिरण्यगर्भ, तुलाभार और हिरण्यगर्भ यज्ञ संपादित कराने वाला चोल साम्राज्य का एकमात्र शासक कौन सा था, तो वो कौन से हैं, राजराजा फर्स्ट हैं। ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि राजराजा फर्स्ट का एक ओरिजिनल नेम मिलता है इनसे पहले। ये तो एक शासक की उपलब्धि के रूप में, एक उपाधि के रूप में राजराजा नाम है। इनका जो मूल नाम मिलता है वो अरिमोली वर्मन। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है और मुझे लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो इस तरह के प्रश्न हमें बहुत परेशान करते हैं। कोई कारण नहीं होता है, कोई अटैचमेंट नहीं होता है जिससे ये नाम याद हो जाए, बस आपको बेसिक याद रखना पड़ता है। वहाँ पर कई बार पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, पूछा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, तो यहाँ पर राजराजा फर्स्ट का मूल नाम क्या था, अरिमोली वर्मन। ये भी हमारे लिए एक फैक्ट हो जाएगा जिसे हमें याद रखना। ठीक है, तो ये सारी बातचीत हमें यहाँ पर समाहित कर लेनी है और हम देख लें कि राजराजा फर्स्ट ने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता। उसके अलावा इन उपलब्धियों पर एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं कि अरिमोली वर्मन इनका नाम था। पहला शासक, भूमि की पैमाइश कराई, बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया, बहुत फेमस रहा है तंजौर में। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कहाँ पर बनवाया, तो तंजौर में बनवाया। ऐतिहासिक प्राक कथन अभिलेखों में किसने शुरू किया, कंबोडिया के खमेर वंशीय सूर्यवर्मन फर्स्ट के द्वारा रथ भेंट किया गया इनको। श्री विजय साम्राज्य के विजयोतुंग वर्मन के कहने पर नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया, भूमि दान कराई।
नागपट्टनम में विष्णु मंदिर बनवाया, चीन में दूत मंडल भेजा, तुलाभार और हिरण्यगर्भ जैसे यज्ञों का प्रतिपादन किया और विशाल सेना, स्थायी विशाल सेना, जैसा कि हम सल्तनत काल में पढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बातचीत करते हैं, बहुत विशाल सेना स्थापित की थी उन्होंने। उसी तरह से यहाँ पर विशाल सेना, नौसेना की स्थापना और स्थायी सेना का संदर्भ पहली बार किसने दिया चोल साम्राज्य में, तो वो थे राजा फर्स्ट। ठीक है, तो ये सारी उपलब्धियों को हमें समेट लेना है और राजा फर्स्ट के बारे में, जिसे कुछ इतिहासकार इस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक मानते हैं। कुछ तो राजेंद्र फर्स्ट को मानते हैं, कुछ राजा फर्स्ट को मानते हैं। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कौन से को आप ज़्यादा श्रेष्ठ मानेंगे। इनकी उपलब्धियां राजेंद्र फर्स्ट से बड़ी दिखाई देती हैं। राजेंद्र फर्स्ट का केवल योगदान ये जरूर मिलता है कि उत्तर भारत में विजय प्राप्त की या बहुत सारे बंगाल की खाड़ी में कई द्वीपों को जीता, पर जिस तरह से इनका सांस्कृतिक सैन्य सशक्तिकरण या यूं कहिए कि दक्षिण भारत पर पूरी कंट्रोलिंग सिस्टम, तो ये सारी की सारी चीज़ों के हिसाब से ऐसा लगता है कि राजा फर्स्ट इस राजवंश के सबसे प्रतापी शासक थे। ठीक है, तो इसे आप कंठस्थ कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में राजेंद्र फर्स्ट और उनके उत्तरवर्ती शासकों के बारे में बातचीत जारी रहेगी। जुड़े रहिए आप महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।